ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा सेक्शन। अभी हमारा 1 घंटा चलेगा बेटा, आप लोगों से बात हुई होगी शायद, है ना? 1 घंटा चलेगा ये सब उसको वो, तो 1 घंटे के बाद फिर नया टॉपिक शुरू होगा तो आपको समझ आ जाएगा, और तुम्हें भी। ठीक है बेटा? सेक्शन 194I। हाँ, आप लोगों से भी बात हुई थी कि 1 घंटा हम TDS चलाएंगे और उसके बाद टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड चलाएंगे। 194I आज के लिए TDS में हमने स्पेशल सेक्शन बचा के रखा है, जो स्पेशल भी है, इंपॉर्टेंट भी है। 194I पेमेंट ऑफ रेंट। I पेमेंट ऑफ रेंट। बताइए, रेंट शब्द से बचपन से आप तक, अब तक जो भी आपने रेंट शब्द इस्तेमाल किया है, अधिकांश जगहों पर आपने मकान कनेक्ट कर लिया है। यस और नो? अभी भी जैसे ही रेंट शब्द आपके सामने आया तो आपके सामने मकान आ गया कि मकान का रेंट, बट ये सही नहीं है। यहां रेंट किसी भी चीज का है, यहां रेंट किसी भी चीज का है। अच्छा, हम TDS टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी TDS काटा जाएगा रेंट पे, ये हमें पढ़ना है। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि रेंट पे TDS काटा जाएगा। TDS कौन काटेगा? पे करने वाला या रिसीव करने वाला? पे करने वाला TDS काटता है। तो बताओ, रेंट के केस में टेनेंट पे करेगा या ओनर पे करेगा? टेनेंट पे करेगा, तो TDS कौन काटेगा? टेनेंट काटेगा। अच्छा, तो ये जो पेयर है, या आप इस पेयर को, इसकी जगह पे आप टेनेंट भी कह सकते हो। बताओ, पेयर या टेनेंट, यहां कौन होना चाहिए? ये हमने पहली क्लास में ही TDS के कवर कर लिया था। कौन होने चाहिए बताइए? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF। TDS कौन काटेगा? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF। उसके बाद अब मुझे क्या लगाना चाहिए? प्लस इंडिविजुअल HUF ऑल्सो, प्लस इंडिविजुअल HUF ऑल्सो इफ डैश 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 डैश, if last year gross receipt or turnover exceed the monetary limit covered under section 44AB। ठीक है, ये हमारा हो गया यहां पर पेयर, टेनेंट, पेयर, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF, और इंडिविजुअल HUF ऑल्सो इफ लास्ट ईयर टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट एक्सीड मॉनेटरी लिमिट। ये पे कर रहा है, पेज क्या पे कर रहा है? रेंट पे कर रहा है। रेंट किसको पे कर रहा है? इस तरफ होना चाहिए रेसिडेंट। आपने मैक्सिमम जगहों पर देखा है कि जो पेई है वो इंडिविजुअल हो तो भी, कंपनी हो तो भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पेई को रेजिडेंट जरूर होना पड़ेगा, क्योंकि पेई को हमेशा हमने रखा है रेजिडेंट। अगर वो रेजिडेंट ना होके NR बन जाएगा तो TDS तो कटेगा ही, TDS बच नहीं सकता, लेकिन NR के आते ही उस तरफ 195 सेक्शन आ जाएगा, और 195 सेक्शन किसी लिमिट को नहीं मानता, और वो ये भी नहीं मानता कि पेयर कौन है। आप इसे साधारण तरीके से समझिए। यहां लिखा हुआ है कि पेयर होना चाहिए अदर देन इंडिविजुअल HUF, और इंडिविजुअल HUF तभी होगा जब उसका लास्ट ईयर टर्नओवर एक्सीड होता है लिमिट के। इसका तो साफ मतलब है कि इंडिविजुअल HUF बिजनेसमैन होना चाहिए, तभी तो टर्नओवर एक्सीड होगा। यानी अगर एक आम आदमी है तो वो रेंट पे TDS नहीं काटेगा। एक आम आदमी जो व्यापार नहीं करता, क्या वो रेंट पे TDS काटेगा? नहीं काटेगा। बट रिमेंबर वन थिंग, अगर उस तरफ NR आ जाए तो बात ही खत्म कर दीजिए, TDS कट के रहेगा। यानी एक आम आदमी जो जॉब कर रहा है वो किसी ऐसे व्यक्ति के मकान में रह रहा है जो नॉन रेजिडेंट है, और पेमेंट NR को जा रहा है, तो TDS कट के रहेगा। ये 195 सेक्शन कहता है। और आपने अगर TDS नहीं काटा तो जब, बताइए, खैर आपकी इनकम वहां तो निकलेगी नहीं, आपकी इनकम वहां निकलेगी नहीं, लेकिन 195 के जो ऑब्लिगेशंस हैं उसमें आप कवर हो जाएंगे। तो एट एनी हाउ
अगर पेमेंट किसी एनआर को जा रहा है, चाहे पेमेंट कोई भी व्यक्ति कर रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पेमेंट कौन कर रहा है, अगर एनआर को पेमेंट जा रहा है तो 195 में टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट बन जाती है। ठीक है बेटा, ओके। पे कर रहे हैं रेंट। अब बताओ रेंट से क्या पता चला किसका रेंट पे कर रहे हैं? हाउस प्रॉपर्टी का। लेकिन मैंने क्या कहा, किसका रेंट होना चाहिए? किसी का भी हो सकता है। यहां पर लिखा हुआ है अगर प्लांट और मशीनरी का रेंट है तो टीडीएस लगेगा, कॉपी कर लीजिए, 2%। उसके अलावा कोई भी चीज हो जाए, लैंड हो जाए, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, एक्सेट्रा हो, कोई भी चीज हो, 10%। TDS will be deducted only $1,80,000 ड्यूरिंग द ईयर। ये ऑब्वियस है कि ड्यूरिंग द ईयर की बात हो रही है। आराम से कॉपी कीजिए, आराम से बना लीजिए। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा, नोटेड। अब डाउट लेना शुरू कर रहा हूं मैं। पहला डाउट देखिए, क्या यहां ये लिखा हुआ है कि ये आदमी जो पे कर रहा है वो कौन होना चाहिए? टेनेंट या ओनर? बोलिए कौन होना चाहिए? जिसको पे कर रहा है वो कौन होना चाहिए? ओनर अगर होना चाहिए तो मुझे लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने लिखा नहीं। मैंने लिखा नहीं। अब पहले मन में ये आ रहा है कि सर हद हो गई, तो ओनर नहीं होगा तो कौन होगा? लेकिन अगर मैंने आपको किराए पर मकान दिया और आपने फर्दर किराए पर मकान दे दिया, इन दैट केस जो आप मुझे रेंट दे रहे हो उस पे आप टीडीएस काटोगे क्योंकि आप टेनेंट हो, और जो आपको कोई व्यक्ति रेंट दे रहा है उस पे वो टीडीएस काटेगा क्योंकि वो टेनेंट है। यानी काटने वाला टेनेंट होना चाहिए, बट जिसका टीडीएस कट रहा है वो ओनर हो, ये जरूरी नहीं है। तो लेट आउट कंसेप्ट यहां कवर्ड है। सब लेटिंग भी कवर्ड है या नहीं? सब लेटिंग भी कवर्ड है इसमें, कि सब लेटिंग हो तो भी टीडीएस कटेगा, ठीक है। बट टीडीएस तभी कटेगा जब लिमिट क्रॉस कर जाए 1,80,000 अग्रीगेट ड्यूरिंग द ईयर। सोचिए, मैंने आपको 15,000 रुपए पर मंथ पे मकान किराए पर दिया। आप भी व्यापारी, मैं भी व्यापारी, आप भी कंपनी, मैं भी कंपनी, उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी हम इस तरफ फोकस नहीं कर रहे, अभी हम इधर फोकस नहीं कर रहे कि हम कौन है, हम एलिजिबल है टीडीएस काटने के, ये मानकर चलिए। मैंने आपको किराए पर दिया मकान 15,000 रुपए पर मंथ, आपने इसे फर्दर आगे किराए पर उठा दिया 18,000 रुपए पर मंथ, 3,000 का मुनाफा आपका। अब बताइए, आप जो मुझे पे कर रहे हैं उस पे आप टीडीएस काटेंगे कि नहीं? क्यों नहीं काटेंगे? क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि, बोलिए, क्योंकि मैंने सुना नहीं। तो फिर उसमें क्योंकि क्यों जोड़ा आपने? नहीं तुरंत कहने के बाद, तुरंत नहीं करनी कहने का मतलब है आपने जोड़ लिया कि पेमेंट 180 के एक्सीड नहीं करना।
फिर उसमें क्यों के बाद रुकना क्यों है? गड़बड़ था ना? अच्छा अब बताइए, आपको जो पेमेंट मिल रहा है उस पर टीडीएस कटेगा कि नहीं? कटेगा उस पर टीडीएस, क्योंकि वो 1,80,000 से ज्यादा क्यों? 1,800 पर मंथ है। 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ मल्टीप्लाई 12 कितना आएगा? 1,80,000। तो आप जो मुझे पे कर रहे हो 180 से एक्सीड नहीं कर रहा, 180 पे एग्जैक्ट आ रहा है बट एक्सीड नहीं कर रहा, यहाँ एक्सीड वर्ड लिखा है, तो आप मुझे टीडीएस आप काटोगे नहीं, लेकिन दूसरा व्यक्ति आपको जो दे रहा है वो आप पे टीडीएस काट लेगा। ठीक है, पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात बताइए, इस तरफ हमने अभी तो आई पढ़ा है ना, 195 तो पढ़ा नहीं है, 194 आई पढ़ा है। आई में एट एनी हाउ इधर जो है वो एक व्यापारी है, ये भी व्यापारी है, लेकिन ये बड़ा व्यापारी है क्योंकि लास्ट ईयर इसकी सेल 2 करोड़ के ऊपर है। इंडिविजुअल एचयूएफ एक बड़ा व्यापारी है क्योंकि लास्ट ईयर इसकी सेल 2 करोड़ के ऊपर है, या अगर ये एक प्रोफेशनल है तो 50 लाख के ऊपर इसकी ग्रॉस रिसीट है। इसको कहते हैं टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब मान लेते हैं एक इंडिविजुअल है और उसका लास्ट ईयर टर्नओवर एक्सीड कर रहा है। मान लेते हैं एक इंडिविजुअल टीडीएस काटने के योग्य बन गया है, तो क्या वो सभी पेमेंट पे टीडीएस काटेगा या सिर्फ बिजनेस पेमेंट पे टीडीएस काटेगा? आंसर था, लास्ट टू लास्ट क्लास शुरू किया था हमने, आंसर था बिजनेस पेमेंट पे टीडीएस काटेगा सिर्फ। ये दिक्कत सिर्फ तब आती है बेटा जब इधर इंडिविजुअल एचयूएफ आ जाता है। अगर इधर इंडिविजुअल एचयूएफ है तभी ये वाली समस्या पैदा होगी, क्योंकि एक कंपनी है तो वो ऑलवेज बिजनेस पेमेंट करेगा, बट इंडिविजुअल एचयूएफ की अपनी जिंदगी भी हो सकती है। तो मान लेते हैं एक डॉक्टर साहब जिनका लास्ट ईयर टर्नओवर 50 लाख से ऊपर था, प्रोफेशनल के लिए 50 लाख चाहिए और बिजनेसमैन के लिए 2 करोड़। तो एक डॉक्टर लास्ट ईयर टर्नओवर 50 लाख से ऊपर था, मान लेते हैं, उसका टैक्स ऑडिट रिक्वायर हो गया। अब उसने एक मकान किराए पर लिया, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, टोटल 30,000 रुपए का किराया देता है। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर किराया पर लिया, टोटल 30,000 का किराया देता है। ग्राउंड फ्लोर में वो खुद वो क्लिनिक चलाता है मान लेते हैं, और फर्स्ट फ्लोर में वो खुद रहता है। यानी आप ध्यान से देखें तो ग्राउंड फ्लोर तो बिजनेस का हो गया, बट फर्स्ट फ्लोर पर्सनल हो गया। पर्सनल रेंट पे टीडीएस नहीं है 194 आई, पर्सनल रेंट पे टीडीएस नहीं है 194 आई। यानी आप पर्सनल रहने के लिए अगर रेंट दे रहे हो तो नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस, इवन यू आर इंडिविजुअल एंड लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। ठीक है, तो बताइए अगर ग्राउंड के लिए हटा दे, ग्राउंड पे बिजनेस है, फर्स्ट पे पर्सनल है, फर्स्ट हटा दे तो ग्राउंड बच जाता है, और ग्राउंड का रेंट कितना है? 30,000 टोटल है, तो ग्राउंड का रेंट कितना हुआ? 15 गुने में 12, 1,80,000 से ऊपर नहीं है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हम कह दें कि 40,000 रुपए है पूरे मकान का किराया, तो 20 वाला तो हट जाएगा, जो 20 बचा वो 2,40,000 आ रहा है, उस पर टीडीएस काटेंगे नहीं काटेंगे? उस पर टीडीएस काटेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपके पास मैंने 194 आई, यहां दे रखा है 194 आई, 2% प्लान मशीनरी वगैरह पे और 10% अदर पे, 180 के एक्सीड करेगा तभी टीडीएस है, अदरवाइज टीडीएस नहीं है। लिखा हुआ है नोट नंबर 2, ये बार बार आपको लिखा मिलेगा, बार बार लिखा मिलेगा, हर सेक्शन में लिखा मिलेगा, वेयर द पेयर is individual HUF in case of tax audit, TDS will only be deducted on the business or professional payment and not for the personal payment. ठीक है, अच्छा यहां पर नोट 3 क्या कहता है बताइए तो? क्या कहता है? को ऑनर में क्या हो जाएगा? मतलब क्या हुआ बताइए? एक मकान के 2 ऑनर है, पति और पत्नी दोनों। एक मकान के 2 ऑनर है, पति पत्नी दोनों बराबर बराबर के ओनर है, को ऑनर हो गए। अच्छा, उसका मकान मैंने किराए पर लिया, मैं एक कंपनी हूं, मतलब इस तरफ से टेंशन हटा दूं ना, पहले इस तरफ से टेंशन हटाइएगा तभी सीख पाइएगा, तो इधर से टेंशन हटा देते हैं, मैं एक कंपनी हूं, बात खत्म हो गई। अच्छा, अब मकान लिया मैंने को ऑनर के केस में, मकान के मालिक 2 लोग हैं और मैं किराया देता हूं, मान लीजिए किराया देता हूं 25,000 रुपए पर मंथ। अगर आप किराया देखें तो वह 1,80,000 से ऊपर चला गया, 25,000 गुने में 12 कितना होता है? 3 लाख, तो 1,80 से ऊपर चला गया। ठीक है, लेकिन को ऑनर के केस में लिखा हुआ है कि आपको 1,80,000 की लिमिट प्रति ओनर अलग लगाना है, ईच ओनर अलग लगाना है, यानी हर ओनर का 1,80 से ऊपर जाएगा तभी टीडीएस कटेगा। तो बताइए अगर 25,000 को दोनों में बांटेंगे तो 12,500 आएगा, यानी 1.5 लाख रुपए, पता नहीं कितना आएगा, जो भी आएगा 1,50 आएगा, और ये एक्सीड नहीं कर रहा है 1,80 के, तो टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा? नहीं कटेगा टीडीएस। मेरी बात समझे? तो अगर मकान को ऑनर ने लिया है
तो मुझे 180 की लिमिट डबल कर देनी पड़ेगी, ऐसा कह लीजिए, या अलग अलग व्यक्ति को बांट के 180 की लिमिट चेक करनी पड़ेगी। यहां कोई डाउट? बताइए, अगर कोई नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट देते हैं, ऐसा कुछ सुना है कभी जिंदगी में आपने? जैसे आपने मकान किराए पर लिया तो आपको एक डिपॉजिट देना पड़ता है 3 महीने का, 2 महीने का सिक्योरिटी, वो रिफंडेबल होता है कि नॉन रिफंडेबल? रिफंडेबल होता है कि नॉन रिफंडेबल? मैंने जो पूछा उससे जवाब दीजिए, और नहीं तो इंतजार कीजिए। वो रिफंडेबल होता है, वो रिफंडेबल होता है। लेकिन आप अगर बिजनेस में कभी जाएं, किसी बिजनेस में जाएं, अभी तो बिजनेस में आप गए नहीं, बच्चे हो, चलो मैं कहता हूं चांदनी चौक में एक मकान आपको किराए पर लेना है, चलो लक्ष्मी नगर में एक मकान किराए पर लेना है। अगर वो फेमस है, अगर वो बहुत फेमस है, तो आपको वो जो मकान मालिक है वो आपसे कहेगा पगड़ी दो। ये पगड़ी कंसेप्ट चलता है, पगड़ी दो, सुना हो शायद, तो ठीक है, नहीं तो मैं समझाता हूं। पगड़ी दो मतलब हुआ सिक्योरिटी दो। तो आपने कहा बिल्कुल दो, 3 महीने की सिक्योरिटी लो। कह रहा वो नहीं, आप तो 5 लाख रुपए दो। मैंने कहा ये किस बात के? ये वैसे ही, कब वापस करोगे? कभी नहीं। ये इस इलाके का प्रीमियम आपको देना पड़ रहा है, क्योंकि हम रेंट एक लिमिट के ऊपर नहीं ले सकते। तो हमने रेंट छोटा सा है तो कितना रेंट ले लेंगे? 10,000 से 15,000 ले लेंगे, 20,000 ले लेंगे। लेकिन इस जगह का प्रीमियम है, इस जगह पे धंधा स्टार्ट करते ही चलेगा, फ्रॉम द फर्स्ट डे ये धंधा सुपर हिट चलेगा। तो ये एरिया का इफेक्ट है, इसका मुझे 5 लाख अलग से चाहिए और ये वापस नहीं करूंगा। ये होता है नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। तो बिजनेस में चलता है, अगर नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट दिया गया तो उसे रेंट ही माना जाएगा और उस पर टीडीएस काटा जाएगा। अब इसका कंसेप्ट लीजिए, एक कंपनी ने एक मकान किराए पर लिया बिजनेस के लिए, वो एटीएम मशीन डालना है उसको। एक बैंक थी, उसने एक जगह लिया एटीएम मशीन के लिए, किराया है 10,000 रुपये पर मंथ, किराया 10,000 रुपये पर मंथ है, और फर्स्ट ईयर में उसे 5 लाख रुपए पगड़ी देना पड़ा। नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट, ऐसे तो बोलेगा नहीं एग्जाम में, पगड़ी नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट देना पड़ा। अब कंपनी टीडीएस काटेगी कि नहीं काटेगी बताइए? 5 ये हो गया, नहीं काटेगी तो सही, कितने पर? 5 लाख प्लस 10,000 पर मंथ के हिसाब से 1,20,000, 6,20,000 पे टीडीएस कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर से टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से रेंट कितना है? 1,20,000। गेट इट पॉइंट और नॉट? ठीक है। अच्छा, ये एक बेकार सी चीज है, बेकार सी आपके इस उम्र के लिए। जब आप बड़े हो जाएंगे तो यही चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नो टीडीएस। भाई तुम बार बार चले कहां जाते हो? नो टीडीएस, पेमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अगर पे कर रहे हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा, और लोकल अथॉरिटी को पे कर रहे हैं टीडीएस नहीं कटेगा। बिजनेस ट्रस्ट एक नया जुड़ गया, ये आपके लिए अभी बेकार है, बट जब आप फाइनल में सीए फाइनल में जाएंगे तो यही चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बिजनेस ट्रस्ट हमें पढ़ना होता है। एक सेपरेट चैप्टर होता है बिजनेस ट्रस्ट। तो बिजनेस ट्रस्ट जो कि किसी बेनिफिट के लिए बनाया गया था, मैंने लास्ट चैप्टर में भी जिक्र किया था इसका, आईटीआर में जिक्र किया था कि बिजनेस ट्रस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होती है हमारे देश में, उनको डूबने से बचाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो इनको बेनिफिट देते हैं, कहते हैं कि अगर इनको पेमेंट किया गया तो टीडीएस नहीं कटेगा। सिमिलरली लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट को ही पे कर रहे हो तो टीडीएस नहीं कटेगा। एक एग्जांपल तो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को रेंट पे कर रहे हैं, सर समझ ही नहीं आया। देखो, गवर्नमेंट से कई बार आप मशीन किराए पर लेते हो, कई मशीन ऐसी हैं जो गवर्नमेंट से किराए पर ली जाती है, जैसे लूमार की मशीन, कपड़े बुनने की मशीन, गवर्नमेंट के सरकारी फैक्ट्री में बहुत सारा खाली पड़ा होता है, तो कई व्यापारी उससे किराए पर भी लेते हैं सिक्योरिटी डाल के, उसके किराए पर टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि पेमेंट गवर्नमेंट को जा रहा है। दूसरा, मान लीजिए इनकम टैक्स ऑफिस है, आपने देखा होगा आईटीओ पे इनकम टैक्स ऑफिस है, उसका एक जगह ऑफिस के नीचे एक छोटा सा दुकान का स्पेस खाली पड़ा है तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यानी सरकार का। वो फोटोकॉपी मशीन आप वहां डालना चाहते हो, दुकान डालना चाहते हो, क्योंकि आप जानते हो कि आसपास जब भी यहां पर काम चलेगा तो फोटो स्टेट बहुत बढ़िया चलेगा, स्टेशनरी चल जाएगा, फोटो स्टेट चल जाएगा, किताबों का दुकान चल जाएगा। तो आपने वो गवर्नमेंट से ही किराए पर ले लिया। जैसे पोस्ट ऑफिस ने एक पूरा बड़ा सा मकान ले रखा है, आपने देखा एक स्पेयर पार्ट जगह खाली है, आपने वहीं पर एक और दुकान लगा ली और उनको पेमेंट करना शुरू कर दिया, वो भी तैयार है इस बात को, तो व्हाट यू पेड वहां टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि पेमेंट किसको जा रहा है? गवर्नमेंट को जा रहा है। ठीक है, आगे ये मैं डिस्कस कर रहा था, बताइएगा। ये मैं डिस्कस कर चुका था,